नमस्कार साथियों, ये क्लास 10th हिस्ट्री पार्ट की सेकंड वीडियो है और चैप्टर का नाम है दी नेशनलिज्म इन यूरोप। तो यूरोप में राष्ट्रवाद जो अध्याय है कक्षा 10 एनसीईआरटी का, उसकी ये सेकंड वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था फ्रेडरिक सोरियो के बारे में, उनके यूटोपियन विज़न के बारे में कि उनका जो कल्पना का, उनके सपनों का जो संसार था वो किस तरीके का था। तो उस पिक्चर को हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया और उससे हमारे सामने एक चीज़ आई कि जो पिक्चर उन्होंने बनाई है, जो चित्र उन्होंने 1848 में बनाए थे 4, उनमें से जो पहला चित्र था उसमें वो ये बताना चाह रहे हैं कि एक ऐसा संसार हो जिसमें लोगों के बीच में फ्रेटर्निटी हो, भाईचारा हो, और लोगों के पास में जो है वो सोशल और पॉलिटिकल राइट्स हों, सामाजिक और राजनीतिक लोगों के पास में अधिकार भी होने चाहिए, और सरकारें जो हैं वो जनतांत्रिक हों, लोगों की भलाई के लिए काम करने वाली हों, ना कि निरंकुश सरकार हो। तो डिस्पोटिज्म के वो खिलाफ होते हैं। तो एक ऐसे संसार की कल्पना वो करते हैं। और उसी में हमने पढ़ा था कि अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड जो उस लाइन में है वो नेशन स्टेट बन चुके हैं। तो साथियों, आज हम नेशन स्टेट से शुरुआत करने वाले हैं कि नेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, क्या है ये नेशन स्टेट, और हिंदी में इसे कहते हैं राष्ट्र राज्य। तो 18 सेंचुरी के 19 सेंचुरी की हम लोग बात करने वाले हैं। 19 सेंचुरी का मतलब है साथियों 1801 से लेके 1900, ठीक है, 1900, इसे कहा जाता है 19 सेंचुरी। तो हम लोग 19 सेंचुरी की, यानी ये जो पूरा दौर है, ये जो 100 साल है, इन 100 सालों के बारे में बात कर रहे हैं। तो ड्यूरिंग 19 सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के दौरान, नेशनलिज्म इमर्ज्ड एज ए फोर्स विच brought about sweeping changes in political and the mental world of Europe। 19वीं शताब्दी में क्या होता है, जो राष्ट्रवाद का उद्भव एक बल के तौर पे, एक फोर्स के तौर पे होता है। एक ऐसा बल जिसने क्या किया, यूरोप का मानसिक और राजनीतिक जो उस समय की व्यवस्था थी उसको बदल दिया। ठीक है, तो नेशनलिज्म की वजह से यूरोप के मानसिक और राजनीतिक जगत में एक बहुत बड़ी हलचल होती है, एक बहुत बड़ा बदलाव होता है 19वीं शताब्दी या 19वीं सदी के दौरान। और इस बदलाव, इस हलचल का जो एंड रिजल्ट निकलता है, आखिरी परिणाम निकलता है, वो निकलता है द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट। ठीक है, द एंड रिजल्ट ऑफ दीज वाज द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट इन प्लेस ऑफ डायनेस्टिक एम्पायर। तो राष्ट्रवाद के इस विचारधारा की वजह से क्या हुआ, यूरोप के अंदर राष्ट्र राज्यों का निर्माण होता है। और राष्ट्र राज्यों से पहले यूरोप के अंदर राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, तो बड़े बड़े साम्राज्य हुआ करते थे। ठीक है, डायनेस्टिक रूल हुआ करता था, बड़े बड़े साम्राज्य हुआ करते थे जिनमें राजाओं का शासन चलता था। और ये जो डायनेस्टिक रूलर हुआ करते थे, ठीक है, ये वंशानुगत होते थे, हेरिडेटरी होते थे, यानी एक के बाद में दूसरा राजा कौन बनेगा ये पहले से डिसाइड होता था, या फिर मतलब पहले से ये अपना उत्तराधिकारी बता देते थे कि भाई ये मेरे बाद में ये अगला जो है रूलर बनेगा, या फिर वो आपस में लड़ाई वड़ाई करके जो एक जीतता था, बच जाता था, वो शासक बनता था। तो एक तरीके से एब्सोल्यूटिज्म का जो दौर था वो खत्म हो जाता है नेशनलिज्म की वजह से, और नेशन स्टेट बनना शुरू हो जाते हैं, राष्ट्र राज्य बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव होता है 19 सेंचुरी में यूरोप के अंदर। किसकी वजह से हुआ है सारा का सारा, तो एक विचारधारा की वजह से हुआ। और वो विचारधारा कौन सी विचारधारा थी, तो नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद की राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद नेशनलिज्म क्या है, तो राष्ट्रवाद एक विचारधारा है, ठीक है, जो लोगों का अपने स्टेट के प्रति लॉयल्टी को दर्शाती है। यानी लोग जो है अपने स्टेट के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं, एक ऐसी भावना है, इस एक ऐसी भावना से परिपूर्ण नेशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है 19 सेंचुरी में यूरोप के अंदर। और जो पुराने बड़े बड़े जो डायनेस्टिक एम्पायर हुआ करते थे, बड़े बड़े जो साम्राज्य होते थे जिनमें राजाओं का शासन होता था, वो खत्म हो जाते हैं, उनकी जगह यूरोप के अंदर राष्ट्र राज्य बनने शुरू हो जाते हैं। ये एक बड़ा चेंज है। नेशन स्टेट, अब थोड़ा सा देखते हैं नेशन स्टेट का मतलब क्या होता है। ए नेशन स्टेट वाज वन इन विच द मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन केम टू डेवलप सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट। यानी एक नेशन स्टेट के बारे में बताया है, उसको डिफाइन किया कि नेशन स्टेट होता क्या है। तो नेशन स्टेट क्या होता है, एक ऐसा
स्टेट जिसमें रहने वाले जो नागरिक हैं उनके बीच में एक साझा अपनेपन की भावना हो और उन लोगों के बीच में एक साझा पहचान हो, एक कॉमन आइडेंटिटी उनके बीच में हो, तो ऐसे लोग जो हैं वो किसी भी नेशन स्टेट के सिटीजन कहे जाते हैं। यानी नेशन स्टेट कैसे बनेगा? जब एक इलाके में रहने वाले लोगों के बीच में एक सामूहिक पहचान होगी, एक साझा भाव होगा और उन लोगों का एक समान अतीत होगा। ठीक है, तो ऐसे लोग जिस इलाके में रहेंगे उसे एक नेशन स्टेट कहा जाएगा। यानी नेशन स्टेट के अंदर रहने वाले लोगों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन होना जरूरी है। तो यहाँ पे बताया गया कि कॉमन क्या होगा, तो भाई उनकी एक कॉमन आइडेंटिटी होगी। ठीक है, एक सामूहिक पहचान होगी, एक साझापन होगा, एक साथ रहने का सामूहिक उनकी रुचि होगी, उनका अपना एक सामूहिक या कॉमन जो है कल्चर होगा, उनके रिचुअल्स होंगे, उनकी अपनी एक लैंग्वेज होगी। ठीक है, रीजनल डायलैक्टिक्स बहुत सारे हो सकते हैं, बट उस नेशन स्टेट की अपनी एक ऑफिशियल लैंग्वेज भी होगी और उन लोगों का एक समान अतीत भी होगा। तो ऐसे सारे के सारे लोगों को एक नेशन स्टेट का निवासी, एक सिटीजन, एक नागरिक कहा जाएगा। तो ये नेशन स्टेट की डेफिनेशन आती है हमारे सामने। ठीक है, मतलब बहुसंख्यक लोग इस तरीके के होने चाहिए। इसके अलावा ये जो साझापन है, ये जो कॉमन आइडेंटिटी है, ठीक है, ये आएगी कैसे? तो ये ऐसे ही तो नहीं आएगी। इसके लिए क्या होगा? तो इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्षों से ये पहचान आती है। इसके लिए हम अपना एक एग्जाम्पल थोड़ा सा देख सकते हैं। भारत जब अंग्रेज़ों का गुलाम था, ठीक है, तो हर इलाके के अंदर अगर देखा जाए तो जो राष्ट्रवाद की जो भावना है वो नहीं थी, क्योंकि कुछ ऐसे इलाके थे जो राजाओं के शासन में थे, तो उन इलाकों में रहने वाले लोगों की स्वामी भक्ति अपने राजा की तरफ थी। कुछ ऐसे इलाके थे जिसमें कोई और राजा था, किसी इलाके के अंदर कोई और शासक है, कहीं पे अंग्रेज़ों का डायरेक्ट रूल है, कहीं पे अंग्रेज़ों के ऑफिशियल्स रूल कर रहे हैं। तो एक लोग सिर्फ अपने इलाके तक ही सीमित थे, लेकिन 1857 के बगावत ने क्या किया? लोगों को आपस में जोड़ दिया और एक सामूहिक भावना बनी कि भाई अंग्रेज़ों के खिलाफ मिल के लड़ना है और इनको हमारे देश से बाहर करना है और हमारे देश को आज़ाद करवाना है। तो एक साझापन आया कैसे? तो ये संघर्ष से आया। लोग मिलजुल के इकट्ठे होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े और हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया। सो द कॉमननेस वाज फोर्स्ड थ्रू स्ट्रगल। ये जो सामूहिक या साझापन जो है ये संघर्षों के द्वारा आता है। ठीक है, इसके अलावा जो वहाँ के जो लीडर हैं, उस इलाके में रहने वाले जो उनके लीडर हैं, ठीक है, और वहाँ रहने वाले जो लोग हैं, उन लोगों ने जो जो काम किए हैं, जो महान काम किए हैं, उसकी वजह से आता है। ठीक है, तो नेशन स्टेट वो होगा जहाँ पे लोगों के बीच में एक सेंस होगी कॉमन आइडेंटिटी की और उन लोगों का एक शेयर्ड हिस्ट्री होगा। और ये कॉमननेस और ये कॉमन आइडेंटिटी और ये समान इतिहास ये आएगा कैसे? तो ये आएगा अतीत में जो उनके महान नेताओं ने, ठीक है, जो वहाँ के महान लोग हैं, उनके द्वारा जो भी काम किए गए हैं और जो वहाँ की जनता के द्वारा काम किए गए हैं या उनके द्वारा किया गया जो स्ट्रगल है, उस स्ट्रगल से ये सामूहिक अपनेपन की भावना पैदा होती है। तो साथियों, ये नेशन स्टेट के बारे में था कि 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद एक ऐसा हथियार, एक ऐसा ताकत बन के उभरा जिसने यूरोप के मानसिक और राजनीतिक परिदृश्य में बहुत सारी हलचलें पैदा कर दी। और उस हलचल, उस बदलाव की वजह से क्या हुआ कि डायनेस्टिक रूल तो खत्म हो गया, साम्राज्य जो हैं वो खत्म हो गए और उनकी जगह राष्ट्र राज्य बनना शुरू हो गए। और इन राष्ट्र राज्य में रहने वाले जो लोग हैं उसमें बहुसंख्यक ऐसे लोग हैं जिनका अपना एक सामूहिक पहचान है, उनके अंदर साझेपन की भावना है, उनका अपना एक समान, एक गौरवपूर्ण अतीत है और लोगों ने अतीत में मिल के संघर्ष किया, तब जाके ये सामूहिक अपनेपन की भावना पैदा होती है। तो ऐसी विशेषता वाले इलाके को नेशन स्टेट कहा गया। ठीक है, इसके अलावा एक फिलोसोफर हैं जिनका नाम है अर्नेस्ट रेनन। एक फिलोसोफर थे, जब ये भी इन्होंने एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर अपना लेक्चर दिया था और वो जो लेक्चर है वो व्हाट इज़ नेशन के नाम से पब्लिश हुआ। ठीक है, ये भी एक फ्रेंच फिलोसोफर थे। तो अर्नेस्ट रेनन, ही वाज ए फ्रेंच फिलोसोफर, और इन्होंने अपना ये जो लेक्चर दिया था नेशन स्टेट क्या होते हैं, तो इसका इसको जो पब्लिश किया गया तो उसका हेडिंग था व्हाट इज़ नेशन।
तो अर्नेस्ट रेनन के अनुसार नेशन होते कैसे हैं, तो इन्होंने क्या बताया, ए नेशन इज द कल्मिनेशन ऑफ ए लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडेवर्स, सेक्रीफाइस एंड डिवोशन। कि जो राष्ट्र होता है, राष्ट्र क्या है, राष्ट्र इन तीन चीज़ों का मिश्रण है। यानी ये तीन चीज़ें किसी भी राष्ट्र में होनी जरूरी है। क्या, एक तो शौर्य वीरता, अतीत में शौर्य वीरता, सेक्रीफाइस यानी त्याग, बलिदान एंड डिवोशन। तो उन्होंने कहा कि नेशन क्या होता है, किसी भी राष्ट्र का एक लंबा एंडेवर, सेक्रीफाइस एंड डिवोशन, एक लॉन्ग पास्ट होता है, ठीक है, एक बहुत लंबा अतीत होता है। और वो अतीत कैसा होगा, गौरवमय होगा, जिसमें त्याग और बलिदान होगा और जिसमें शूरवीरता देखने को मिलेगी। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि जो नेशनल आइडिया है, राष्ट्रीय विचार है, वो राष्ट्रीय विचार एक सोशल कैपिटल के ऊपर आधारित होता है। जो राष्ट्र का विचार है या जो राष्ट्रीय विचार है वो एक सामाजिक पूंजी के ऊपर आधारित होता है। और वो सामाजिक पूंजी क्या है, तो वो सामाजिक पूंजी है ए हीरोइक पास्ट, ग्रेट मैन एंड ग्लोरी। यानी किसी भी राष्ट्रीय विचार का आधार होता है उस इलाके में रहने वाले महान लोग, उस इलाके में रहने वाले लोगों का गौरवपूर्ण अतीत और साथ साथ उन लोगों का ग्लोरी। तो ये क्या है, ये किसी भी नेशन के लिए सोशल कैपिटल का काम करती है, सामाजिक पूंजी होती है। यानी किसी भी नेशन में रहने वाले लोगों को क्या बताया गया है, उस नेशन की सोशल कैपिटल बताया गया है, एक सामाजिक पूंजी बताया गया है। और उस सामाजिक पूंजी में ये तीन चीज़ें अर्नेस्ट रेनन बोलते हैं कि होती हैं, कि उसका एक हीरोइक, किसी भी नेशन का एक हीरोइक पास्ट होगा, वहाँ बड़े महान लोग अतीत में हुआ करते होंगे और उसका एक उस इलाके का, उस क्षेत्र का एक गौरव भी होगा। सो टू हैव अ कॉमन ग्लोरीज इन द पास्ट, टू हैव अ कॉमन विल इन द प्रेजेंट, टू हैव परफॉर्म द ग्रेट डीड्स टुगेदर, दीज आर द इसेंशियल कंडीशन ऑफ बीइंग अ पीपल। अब किसी भी नेशन के अंदर रहने वाले जो नागरिक हैं उनकी विशेषता बताई गई है कि वो कैसे होते हैं, ठीक है, उनकी विशेषता क्या है। तो ये बताया गया है कि भाई उन लोगों का अतीत तो गौरवमय हो, गौरवपूर्ण तो अतीत होना चाहिए, और प्रेजेंट के अंदर उन लोगों के अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी काम को करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए और उनके अंदर संकल्प होना चाहिए कि वो किसी भी काम को मिलजुल कर सकते हैं। तो ये किसी भी राष्ट्र, किसी भी नेशन में रहने वाले नागरिक की विशेषताएं बताई हैं अर्नेस्ट रेनन ने। और वो क्या कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि एक नेशन इज़ ए लार्ज स्केल सोलिडेरिटी, कि जो राष्ट्र होता है, इस सारे के बेस पे उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला कि एक जो राष्ट्र होता है वो क्या है, तो राष्ट्र जो है वो बहुत ही बड़ी और व्यापक एकता है, ठीक है। सोलिडेरिटी का मतलब होता है एकता। और ये कब एग्जिस्ट करती है, इट्स एग्जिस्टेंस इज बेस्ड ऑन ए डेली, इट्स एग्जिस्टेंस इज बेस्ड ऑन अ डेली प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट का मतलब होता है साथियों जनमत संग्रह, ठीक है। तो कहा कि एक नेशन जो है वो एक प्रकार से बहुत बड़ी एकता को दर्शाता है, ठीक है, और ये एकता निर्भर करती है उस इलाके में होने वाले जनमत संग्रह पर। अब प्लेबिसाइट या जनमत संग्रह का क्या मतलब है कि अगर कोई प्रपोजल, कोई पॉलिसी पास करनी है किसी स्टेट, नेशन स्टेट के अंदर, तो उस नेशन स्टेट की सरकार क्या करेगी, लोगों के सामने बात रख देगी कि भाई हम ये नियम लागू करना चाह रहे हैं। अब लोगों से वोटिंग करवाएगी। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि भाई ये पॉलिसी पास हो जाए, लागू हो जाए, तो आप उसके लिए वोट डालें। आप चाह रहे हैं कि नहीं हो तो उसके लिए वोट डालें, ठीक है। यानी हर काम के लिए जनमत संग्रह हो, लोगों की इच्छा और उनकी मर्जी के आधार पे पॉलिसी लागू होना, ठीक है। तो प्लेबिसाइट का मतलब यही हुआ कि एक हर प्रपोजल के लिए एक चुनाव होना जिसमें लोग अपनी सहमति और असहमति प्रकट करें। इस विचार के ऊपर निर्भर करता है नेशन स्टेट। तो ये अर्नेस्ट रेनन का बोलना था। कुल मिला के इसका कंक्लूजन अगर देखें तो उन्होंने डिफाइन किया है कि नेशन स्टेट होता क्या है, और उन्होंने बताया कि कोई भी राष्ट्र जो होता है उसका अपना एक हीरोइक पास्ट होता है, एक गौरवमय अतीत होता है। वहाँ अतीत में महान लोगों के द्वारा महान कार्य किए गए होंगे, और साथ साथ ये जो चीज़ें हैं, त्याग, बलिदान, सेक्रीफाइस,
ठीक है, ये किसी भी राष्ट्र को शेप देने में, उसको आकार देने में अहम भूमिका निभाते हैं। और वहाँ रहने वाले लोग जो हैं, उन लोगों के अंदर किसी भी कार्य को करने के लिए एक संकल्प होना चाहिए, एक समान इच्छा होनी चाहिए और मिलजुल कर काम करने का उनका इरादा होना चाहिए। तो और उनका जो सोशल इंटरेस्ट है वो भी सेम होना चाहिए। तो ऐसी खूबियाँ जिस इलाके के लोगों में होगी वो एक नेशन स्टेट होगा और यहाँ रहने वाले लोगों के बीच में एकता होगी। ठीक है, और सरकार भी लोगों की मर्जी के आधार पे, ठीक है, काम करेगी, जिस जो कि उस मर्जी को पूछने का आधार होगा प्लेबिसाइट यानी जनमत संग्रह, जो हर महत्वपूर्ण प्रस्ताव के लिए किया जाएगा। तो साथियों, ये अर्नेस्ट रेनन के अकॉर्डिंग व्हाट इज नेशन था। तो ये सेकंड वीडियो थी क्लास 10th के चैप्टर 2 की। स्टार्टिंग में थोड़ा सा बोरिंग लगता है क्योंकि इसमें इस पिक्चर को और अर्नेस्ट रेनन का जो विचार है व्हाट इज़ नेशन, इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, लेकिन इसके बाद से ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से जुड़ता हुआ और यूनिफिकेशन तक पहुंचेगा। तो धीरे धीरे करके हम सारे पड़ाव पूरे करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।